नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हिंदी घराना के इस पॉडकास्ट पर। आज के इस एपिसोड में बात होगी किताबों की। किताबें जो मैंने 2024 में पढ़ी, वो किताबें जो थोड़ी ज़्यादा पसंद आई मुझे तुलनात्मक रूप से। कुछ जो मेरे पास हैं भी और कुछ जो मेरे पास नहीं है, तो मैं सिर्फ उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। मैं गौरव जितनी किताबें तो नहीं पढ़ता, गौरव भाई बहुत किताबें पढ़ता है, मैं थोड़ा कम पढ़ता हूँ, पर जो पढ़ता हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो 24 में मैंने कृष्णमूर्ति साहब को खूब पढ़ा, जम के पढ़ा। कृष्णमूर्ति ऑन एजुकेशन, ये किताब पढ़ी मैंने कृष्णमूर्ति साहब की। शिक्षा पे क्या विचार हैं कृष्णमूर्ति के, बेसिकली बहुत रेडिकल, बहुत रिवोल्यूशनरी किस्म के इंसान हैं, थे या हैं, महान लोग कभी नहीं मरते। तो टोटल चेंज की बात करते हैं, पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में पूरा बदलाव, आमूल चूल परिवर्तन, पार्शियल चेंजेस नहीं, पूरा का पूरा इंसान ही बदल दो। और वो कैसे होगा? वो होगा कंडीशनिंग्स को तोड़ के, सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक, मानसिक, शारीरिक, ये सारे जो कंडीशनिंग्स हैं इनको तोड़ो तो एक नए आदमी का जन्म होगा। वो नया आदमी बहुत खूबसूरत होगा इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए। अगली किताब अगेन कृष्णमूर्ति, थिंक ऑन दीज थिंग्स। कुछ टॉपिक्स हैं, कृष्णमूर्ति इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप उन पर सोचें। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम, लव, लिसनिंग, क्रिएटिव डिसकंटेंट, एम्बिशन, इनवर्ड ब्यूटी, सेल्फ डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, शेयरिंग, ये टॉपिक्स हैं। इन पे ये चाहते हैं कि हम विचार करें, गहरा विचार करें, ठहर के और सोचें, उसमें अंदर घुसें, थोड़ा सा डिग करें ताकि कुछ नया निकल कर आए। वही घिसा पिटा ना चलता रहे जो चला आ रहा है कई सदियों से। अगली किताब लाइफ स्पैन, वाई वी एज एंड वाई वी डोंट हैव टू। ये डेविड ए सिंक्लेयर की लिखी हुई किताब है, जो कि हार्वर्ड में प्रोफेसर हैं, बायोलॉजिस्ट हैं। ये इस किताब में अपने रिसर्च के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उम्र बढ़ना और मर जाना बुढ़ापे में ये एक बीमारी है। बीमारी से मरना नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एजिंग ही बीमारी है। वी आर नॉट सपोज्ड टू एज, हम एज करते हैं, ये एक बीमारी है। और इस बीमारी से लड़ना कैसे है, कुछ तरीके इन्होंने इसमें सुझाए हैं। अगर वो हम करेंगे तो हम अपने लाइफ स्पेन को बढ़ा पाएंगे, लंबा कर पाएंगे। ये कह रहे हैं कि हम बहुत आसानी से थोड़ी मेहनत करके और थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करके 100 की उम्र तक बहुत स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं। बिल्कुल जैसा कि एक 40 साल का या 35 साल का आदमी जीता है, जिस ऊर्जा के साथ, जिस स्वास्थ्य के साथ, उसी स्वास्थ्य और उसी ऊर्जा के साथ एक 100 साल का आदमी क्यों नहीं जी सकता? और सवाल जायज लगता है, क्यों नहीं जी सकता, क्या दिक्कत है? तो उसके बारे में यहाँ बात हुई है। ये किताब मतलब जनसाधारण के लिए है, सब लोग पढ़ सकते हैं। बस थोड़ा ये है कि इसमें कुछ टेक्निकल शब्द आते हैं, कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जैसे बायोलॉजी की कुछ बातें, जीनोम, जीन, डीएनए वगैरह वगैरह, है ना। तो वो सब थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, वो थोड़ा खोजना पड़ेगा, मेहनत का काम है, आसान नहीं है। पढ़ना कभी भी आसान नहीं होता है। आसान होता तो सब पढ़ते। अगली किताब व्योमेश शुक्ल की आग और पानी, बनारस पर एकाग्र गद्य। बनारस पर लिखी हुई बहुत खूबसूरत किताब है ये। बनारस पर लिखी हुई एक और किताब है काशी का 80, वो इस साल पढ़ूंगा मैं 2025 में। काशीनाथ सिंह की लिखी हुई किताब है शायद, अगर मैं नाम सही से याद कर पा रहा हूँ। माना जाता है कि बहुत अच्छी किताब है, पर ये भी आग और पानी बहुत अच्छी किताब है बनारस के बारे में। ये पढ़ के
जो लोग बनारस में रह चुके हैं, जो बनारस को जानते हैं, पुराने बनारस को जो लोग जानते हैं, वो अगर आप बनारस जाएंगे तो ना ऐसे छन्न से उनका दिल टूट जाएगा। और ये किताब पढ़ के भी ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि बनारस की जो खूबसूरती है, या बनारस की जो खूबसूरती थी, उसको ना मॉडर्नाइजेशन के नाम पे या डेवलपमेंट के नाम पे लोगों ने पीछे छोड़ दिया। सरकारों ने भी पीछे छोड़ दिया, लोगों ने भी पीछे छोड़ दिया। वो जो पुराने मकान थे वहाँ के, या जो गलियां थी वहाँ की, जिनसे बनारस था, जो बनारस का असली अर्थ थे। ये मेरी छोटी सोच में मैं ऐसा सोचता हूँ। आप कहेंगे कि मैं मतलब विकास की दिशा में नहीं सोच रहा हूँ, या पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठना चाहता हूँ, कंजर्वेटिव हूँ। खैर ठीक है, आग और पानी सबको पढ़नी चाहिए। बनारस पे लिखी हुई एक बहुत अच्छी किताब है, मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा। अगली किताब अगेन कृष्णमूर्ति, एजुकेटिंग द एजुकेटर। इस किताब में कृष्णमूर्ति बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुए हैं ये कन्विंस करने में कि गलती विद्यार्थियों की नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा, मैं प्रोफेशन से टीचर हूं, मैं भी, मुझे इस बात का पूरा पूरा एहसास होता है कि हम टीचर्स, शिक्षक, पिछले कई हजार सालों से, एटलीस्ट कई 100 सालों से एक छोटी सी बात समझा पाने में असमर्थ रहे हैं बच्चों को कि पढ़ना क्यों चाहिए। वाई शुड यू स्टडी। हम बच्चों पे पढ़ाई थोपते हैं। मैं अभिभावक तो नहीं हूं, पेरेंट नहीं हूं मैं किसी का, किसी बच्चे का, पर पेरेंट्स भी और टीचर्स भी ये एक छोटी सी और महत्वपूर्ण बात समझाने में असफल रहे हैं कि पढ़ना जरूरी है। और क्यों जरूरी है हम नहीं समझा पाया आज तक बच्चों को। मुझे भी कोई नहीं समझा पाया था, मैंने खुद समझा क्यों जरूरी है। खैर, देर है दुरुस्त है। अगली किताब भारतीय दर्शन की तरफ बढ़ते हुए, ईशावास्य उपनिषद, 11 प्रमुख उपनिषदों में से एक, गीता प्रेस से छपी हुई है। बहुत छोटी, बहुत पतली है ये, है ना, बहुत कम सूत्र हैं इसमें। ईशावास्य उपनिषद, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी इतनी हल्की चीज नहीं है कि मैं ऐसे 2 लाइन में बता दूं कि क्या है। हाँ, उपनिषद केंद्र है भारतीय दर्शन के, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के केंद्र में अगर कोई किताब है, कोई ग्रंथ है, कोई शास्त्र है, तो वो उपनिषद हैं। ये बात चीख चीख के लोगों ने, जो लोग जानते हैं, जो जानकार हैं दर्शन के, भारतीय दर्शन के, उन्होंने बताई है कि अगर आप भारत का दर्शन समझना चाहते हैं, सनातन धर्म को समझना चाहते हैं, तो इधर उधर की बातें छोड़िए, व्हाट्सएप फेसबुक पे पढ़ना छोड़िए कि क्या है सनातन धर्म। उपनिषदों को उठाइए, हिम्मत चाहिए, साहस का काम है, क्योंकि सरल नहीं है, बहुत भारी चीज है, पर बहुत मजेदार है, जीवनदायिनी है, लाइफ चेंज कर देती है, सोचने समझने का नजरिया बदल जाता है। सनातन धर्म को समझना है, भारत के दर्शन को समझना है, भारत इतना महान क्यों है, हजारों सालों से इतने आक्रमणों के बावजूद, इतने इन्वेजन्स के बावजूद ये संस्कृति बची क्यों रह गई। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कई संस्कृतियां खत्म हो गई, भारत क्यों बचा रह गया, भारत का दर्शन क्यों बचा रह गया, सनातन धर्म कैसे बचा रह गया। ये सब समझना है तो उपनिषद पढ़िए। अगला भी उपनिषद, कठोपनिषद, फिर से 11 प्रमुख उपनिषदों में से एक, कठोपनिषद। बहुत प्यारी कथा है इसमें, नचिकेता वाली, है ना, जिसपे हमने बात करी थी, एक एपिसोड है उसके ऊपर, मैं और गौरव उसमें उसमें है। मौत पे चर्चा शायद उस एपिसोड का नाम है, आप सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको यूट्यूब पे। कठोपनिषद, नचिकेता की बहुत प्यारी कथा है इसमें। एक छोटा बच्चा कैसे सत्य जानने के लिए यम के द्वार पे चला जाता है। अगली किताब फिर से फिलोसफी की है, द स्ट्रेंजर, कामो की किताब है। इसको एल्बर्ट केमस नहीं पढ़ते, कामो पढ़ते हैं। एल्बर्ट कामो, एल्बियर कामो, एल्बर्ट कामो जो कह सकते हैं। एब्सर्डिज्म के ऊपर एक सेंट्रल किताब, केंद्रीय पुस्तक मानी जाती है स्ट्रेंजर। इसमें कामो ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्मांड है, जो जो यूनिवर्स है, वो हमारे तरफ बहुत इनडिफरेंट है ना, उसकी कोई रुचि नहीं है हम में, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे होने से, हमारे नहीं होने से। ये जितने
ये जो पॉडकास्ट है, ज्ञान अर्जित करने की जो भूख है कि हम पीएचडी करें, स्कॉलर बने किसी सब्जेक्ट के, है ना, कोई खोज करें, इन्वेंशंस करें। महीनों का नाम हमने रख लिया जनवरी फरवरी, दिन के नाम हमने रख लिए मंडे ट्यूसडे। हम स्कूल बना लिया हमने, हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कपड़े पहनते हैं हम। ये सब बेकार है, एब्सर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही है, इससे कुछ नहीं होता। अभी मैं मर जाऊं, कुछ नहीं होना। इस इनफाइनाइटली लार्ज यूनिवर्स को मेरे होने और ना होने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे होने ना होने का सवाल छोड़ दीजिए, ये ग्रह जिस पे मैं बैठ के बात कर रहा हूं आपसे, या जिस पे आप और हम साथ साथ रहते हैं, ये ग्रह अगर अभी खत्म हो जाए, मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं, अगर ये पृथ्वी अभी नष्ट हो जाए, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। इतना बड़ा है ये अस्तित्व। ये पृथ्वी एक रेत का कण है, और इस पे हम ये बैठ के और ये बहुत ऊंची ऊंची और गहरी गहरी बातें करते हैं कि हम तो ये जानते हैं, हम तो यहाँ, हम तो वहाँ, हम तो खलीफा हैं। कुछ नहीं है, बेकार की बातें हैं। तो कामो इसमें एब्सर्डिज्म की बात करते हैं कि लाइफ इज एब्सर्ड, और हमें उस एब्सर्ड लाइफ में जीने के तरीके ढूंढने होंगे, है ना। उस जो इंडिफरेंस है यूनिवर्स का हमारे प्रति, उससे निपटने के लिए हमें क्रिएटिव तरीके ढूंढने होंगे, उसमें उसी को एंजॉय करना होगा। अदरवाइज तो सब कुछ एब्सर्ड है, कैसे जिएंगे। अगली किताब है हु एम आई, रमन महर्षि। हु एम आई, मैं कौन हूं। जगत से हमारा जो रिश्ता होता है वो मैं का ही होता है ना। मैं आदित्य हूं, मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने ये किताब पढ़ी, मैं कल उठ के जॉब पे जाऊंगा, मैं अभी सोऊंगा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे पिताजी ये करते हैं, है ना, मेरी ये गाड़ी है, मेरे ये सपने हैं। मैं और जगत, ये रिश्ता है ना। तो मैं जब सब कुछ का केंद्र है, तो मैं कुछ समझना कितना महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। इससे पहले कि आप कुछ भी समझें, गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन, कुछ भी समझने से पहले ये जरूरी है समझना कि मैं कौन हूं। क्योंकि जो कुछ भी मैं समझ रहा हूं वो मैं समझ रहा हूं ना। मैंने जितनी बातें कही आपसे, मैं, इसमें मैं केंद्र में हूं। तो मैं अगर यही नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, कितनी अब्सर्ड बात है, कितनी अजीब खराब बात है, मतलब, है ना। कोई मतलब नहीं इस बात का कि सब कुछ से मैं जुड़ा हुआ हूं और मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। तो थोड़ा सा क्वेश्चनिंग जरूरी है अपने अस्तित्व के प्रति। अपने अस्तित्व को समझने के लिए खुद को क्वेश्चन करना जरूरी है। बहुत हिम्मत लगती है, बहुत गट्स चाहिए ये सवाल करने के लिए कि मैं कौन हूं। क्योंकि जैसे ही सवाल करेंगे बहुत सारे राज खुलेंगे। समुद्र मंथन जब होगा तो सबसे पहले क्या निकलेगा? गरल, विष, जहर। समुद्र मंथन यानी सेल्फ इंक्वायरी। पुराणों में जो कथा है समुद्र मंथन की, जो समुद्र मंथन हो रहा है वो सांकेतिक है, वो सिंबॉलिक है। उसका मतलब है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंक्वायरी। आप जब खुद को ढूंढने के लिए सेल्फ इंक्वायरी करेंगे तो सबसे पहले गरल आएगा सामने, विष, जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, किसी से नहीं होता। इसीलिए हम डर के छोड़ देते हैं, सेल्फ इंक्वायरी नहीं करते। अगली किताब है लाइफ एट द रेट क्रॉस रोड्स, अ टेल ऑन मास्टरिंग योर लाइफ एंड बिजनेस, चूज एंड क्लिंग। ये मेरी कलीग हैं मैम, वेरी रिस्पेक्टेड श्वेता महेश्वरी मैम, उनकी लिखी हुई किताब है। इस किताब में वो बताती हैं कि हम जीवन में जो फैसले लेते हैं उनको छोड़ नहीं देना होता है। फैसले जो होते हैं वो हमारे होते हैं, हम उन फैसलों को लेते हैं ना, तो हम उनको लवारिस नहीं छोड़ सकते। तो चूज एंड क्लिंग, आप जो फैसले ले रहे हैं उससे चिपक जाएं, उसको क्लिंग करें, उसको होल्ड करके बैठें और उसके लिए काम करें, तो आप सक्सेसफुल होंगे। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इंस्पायरिंग और सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज शेयर की हैं, उनसे बातचीत जो है वो शेयर की हैं। ये किताब इजी रीड है और आपको पढ़ के ऐसा लगेगा कि हाँ आपने अच्छी किताब पढ़ी है। अगली किताब है शिव सूत्र,
ओशो, इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। शिव सूत्र महान किताब है, सबको पढ़नी चाहिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, 17 मिनट की हो गई, तो अभी के लिए इतना ही। ये किताबें मैंने 2024 में पढ़ी, और भी पढ़ी हैं, पर ये वो किताबें हैं जो मुझे लगा कि मुझे आपसे बतानी चाहिए। मैं एक और छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि मैं 2025 में कौन कौन सी किताबें पढ़ूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।